स्ट्रो बेटा। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बैठ जाइए। कुछ होमवर्क है क्या? ओके स्टूडेंट्स, अब कंसंट्रेट करो। एक नया टॉपिक आपके सामने है, कोलिजन, जिसमें कंसेप्ट अगर हम बात करें तो इसी चैप्टर के लगेंगे, बट कैसे सॉल्व करना है उसको देखेंगे। आ जाओ, सब आ जाओ। तो देखिए, कोलिजन जो प्रोसेस है, कोलिजन किसको कहते हैं? जब हमारे पास जब दो बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में आए और वहां पर उनका जो कॉमन नॉर्मल बनता है उसके अलोंग अगर वो अप्रोच करती हैं तो बॉडीज आपस में कोलिजन परफॉर्म करती हैं। और जब कोलिजन होता है तो उनके बीच में जो म्यूचुअल फोर्स आ रहा होता है वो इंपल्सिव नेचर का फोर्स होता है। कौन सा फोर्स? इंपल्सिव नेचर। तो देखिए, सपोज मेरे पास एक ये बॉडी है, ठीक है, मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूं। ये एक बॉडी है और एक ये दूसरा बॉडी है। सबसे पहले हम कहां पे फोकस करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे पे कहां पर कांटेक्ट में आए। तो जैसे ये कांटेक्ट में आए तो यहां पर आप टेंजेंट बनाओगे और टेंजेंट के परपेंडिकुलर नॉर्मल। तो ये इनका कॉमन नॉर्मल है। ये क्या है? कॉमन नॉर्मल। और इसी को हम कहते हैं लाइन ऑफ कोलिजन। लाइन ऑफ कोलिजन, या फिर इसका नाम है लाइन ऑफ इंपैक्ट। लाइन ऑफ इंपैक्ट, ठीक है। अब मुझे बताइए, ये बॉडीज कैसे भी मूव हो सकती हैं। ध्यान से समझना, मैं जनरल बात कर रहा हूं। मान लीजिए ये ऐसे उड़ते हुए आके ये कोलाइड करने वाले हैं एक दूसरे से, तो ये उनका कौन सा पॉइंट है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहां पर इनमें अप्रोच होना चाहिए। अप्रोच होने के दो तरीके हैं। अगर हम थोड़ी देर के लिए ये मान लें कि इनकी इनिशियल वेलोसिटीज इनके लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग ही है, थोड़ी देर के लिए मान लो कि वो परपेंडिकुलर में कोई कंपोनेंट नहीं है, हालांकि उससे हमें कोई मतलब भी नहीं है, बट अभी मान लीजिए इनके लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग है। तो अप्रोच कैसे कैसे हो सकता है? आगे वाली बॉडी धीमी हो और पीछे वाली बॉडी तेज हो, तो ये अप्रोच होगा। और इसी तरह से ये आमने सामने आ जाए तो अप्रोच होगा। तो अगर लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग ये एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते हैं तो डेफिनेटली यहां पर क्या बनने वाला है? एक कोलिजन होने वाला है। तो देखिए, कोलिजन में क्या क्या होगा। तो अभी मैं बात कर रहा हूं क्या कंसिडरेशन लेते हुए कि इनकी जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको मैं लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग एज्यूम कर रहा हूं। किसके अलोंग? तो मैंने कहा कि लेट्स से इसका मास कुछ m1 है, इसका मास कुछ m2 है, और इसकी वेलोसिटी सपोज कुछ u2 है, इसकी वेलोसिटी कुछ u1 है। ये मेरा एजम्पशन है। इस पर्टिकुलर कंडीशन में ये जो लाइन ऑफ इंपैक्ट है इनकी वेलोसिटीज भी किसके अलोंग है? लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग। और सबसे मेन बात है कि जब ये एक दूसरे को कनेक्ट होंगे, जैसे ही टच करेंगे तो इनके बीच में इंपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा। याद रखना, ये जो इवेंट है वो बहुत जल्दी से खत्म हो रहा है। ये हो गया कोलिजन, लेकिन अब मैं समझाने में 15 मिनट ले रहा हूं उसको। तो मैं आपको ये बता रहा हूं, समझना उसको। मैं आपको बताऊंगा कि कोलिजन के इन बिटवीन क्या हो रहा है। तो एक्चुअल में तो वो प्रोसेस बहुत तेजी से
खत्म हो जाता है, लेकिन हमें ये देखना है कि इन बिटवीन क्या हो रहा होगा। समझ में आई बात? तो इस पर्टिकुलर के करस्पॉन्डिंग इनका अप्रोच होने की क्या कंडीशन है? U1 मस्ट बी ग्रेटर देन U2। ये अप्रोच है, ये रट मत लेना। मैंने जो एक जनरल बात किया है कि इनके बीच में होना क्या चाहिए, अप्रोच। मैंने दो तरीके बताए अप्रोच करने के, ऐसे भी अप्रोच हो सकता है और आमने सामने भी आ सकते हैं। तो इनके बीच में अप्रोच होना चाहिए, तो ये लाइन ऑफ कोलिजन है। तो आपको पता है ये जो फोर्स लगेगा इन दोनों के ऊपर अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन, तो आपको पता है ये बॉडीज हम स्मूथ ले रहे हैं, कैसी स्मूथ बॉडीज हैं। तो एक बात बताइए, यहाँ पर सरफेस पे कांटेक्ट फोर्स ही तो है। कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं, एक फ्रिक्शन और एक नॉर्मल रिएक्शन। तो फ्रिक्शन तो यहाँ अवेलेबल नहीं है क्योंकि बॉडीज स्मूथ है। तो यहाँ पर सिर्फ क्या अवेलेबल होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन के करस्पॉन्डिंग इसका इस डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करेगा, वो है N। और इधर भी जो फोर्स एक्ट करेगा वो पीछे की तरफ N एक्ट करेगा। ठीक है, ये N जो है इम्पल्सिव नेचर का है। किस नेचर का? क्योंकि यहाँ मजबूरी है ना, ये आगे धीमा है और ये तेज है, आके भिड़ेंगे तो यहाँ पर ये जो नॉर्मल बनेगा वो कैसा बनेगा, इम्पल्सिव नेचर। अब समझ गए कि इम्पल्सिव का मीनिंग जिसका N dt लार्ज हो। ठीक है, तो अब ये जो फोर्स लगा है ना, ये क्या करेगा, तो सबसे पहले फोर्स से पहले हम लोग थोड़ा सा एनालाइज करेंगे कि यहाँ पर जब ये टकराने वाला है तो आप देखते हो क्या कि जो पीछे वाली बॉडी है उसकी स्पीड ज्यादा है, आगे वाले की स्पीड कम। तो कांटेक्ट में आने के बाद ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है कि भाई पीछे वाले की वेलोसिटी ज्यादा है और आगे वाले की वेलोसिटी कम है? तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? ये जो कांटेक्ट की जगह है यहाँ पर क्या आना शुरू होगा, डिफॉर्मेशन आना शुरू होगा। तो डिफॉर्मेशन जैसे ऐसे पूरा खुला हुआ था, अब आप सोचो अगर ये चीज ऐसे डिफॉर्म कर जाए तो इतना एक्स्ट्रा पाथ मिल गया क्या? तो मान लो ये बॉल यहां से अगर पिचक जाए अंदर की तरफ और ये इधर से ऐसे अंदर की तरफ पिचक जाए तो इनके बीच में एक्स्ट्रा पाथ डेवलप हो जाएगा। और एक्स्ट्रा पाथ इसलिए चाहिए क्योंकि अप्रोच हो रहे हैं तो पास पास आएंगे। तो कनेक्ट होने के बाद पास पास कैसे आ पाएंगे, जगह चाहिए ना, यस और नो? अच्छा थोड़ी देर के लिए ऐसे सोचो आमने सामने आ रहे होते और कनेक्ट भी हो गए और स्पीड भी अलग अलग है, तो ये अंदर आएंगे तो वो जगह कहां से मिलेगी उनको, डिफॉर्मेशन के थ्रू। तो पहला पॉइंट तो ये है कि जब अप्रोच होता है तो अप्रोच की वजह से यहाँ पर वेलोसिटी डिफरेंस या अप्रोच की वजह से इस बॉडी में डिफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। तो देखो क्या क्या चलेगा, एक तो यहाँ पर डिफॉर्मेशन होना शुरू होगा और साथ के साथ ये जो आप लाइन ऑफ इम्पैक्ट देख रहे हैं उसके अलॉन्ग क्या फोर्सेस भी लग रहे हैं क्या? ये फोर्सेस है। लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्यों मायने रखता है? क्योंकि कोलिजन फोर्सेस जो है वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग ही आएंगे, इसलिए लाइन ऑफ इम्पैक्ट आइडेंटिफाई करना जरूरी है। तो ये इसके ऊपर पीछे लग रहा है, इसके ऊपर आगे। मुझे बताइए dt टाइम के बाद ये फोर्स इसकी वेलोसिटी थोड़ी बढ़ा देगा? ध्यान से समझना, ये इवेंट बहुत जल्दी से हो गया है लेकिन हम इन बिटवीन देख रहे हैं कि क्या चल रहा है वहां पे। तो इसकी वेलोसिटी थोड़ी बढ़ जाएगी, इसकी वेलोसिटी थोड़ी, क्योंकि इसके ऊपर फोर्स पीछे है। तो क्या आपको ये बात समझ में आती है कि इसकी वेलोसिटी थोड़ी बढ़ गई है, इसकी वेलोसिटी थोड़ी कम हो गई, लेकिन अभी भी अगर अप्रोच चल रहा है इसका मतलब है कि पीछे वाले की वेलोसिटी अभी भी आगे वाले से ज्यादा है। तो क्या अभी भी अप्रोच हो रहा होगा? तो ये अप्रोच कब तक चलेगा? जब तक इनकी वेलोसिटी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग सेम नहीं हो जाए। तो जैसे ही वेलोसिटी सेम होगी अप्रोच खत्म। और डिफॉर्मेशन किसकी वजह से आ रहा है? अप्रोच की वजह से आ रहा है। तो ध्यान से समझना, यहां से एक कंडीशन आ गई मेरे पास, ये मैंने कहा कि इन बॉडीज में डिफॉर्मेशन है। ये क्या शो कर रहा है कि यहां पर मैंने इसको बॉडीज को डिफॉर्म करा दिया। ठीक है, इसकी वेलोसिटी भी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग और इसकी भी वेलोसिटी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग क्या सेम हो गई है? एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ मैक्स डिफॉर्मेशन। किस चीज की कंडीशन है ये? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है कि अभी तक अप्रोच, तो याद रखना टेक्निकल लैंग्वेज ये है कि जब तक अप्रोच होते रहेगा तब तक डिफॉर्मेशन जारी रहेगा। और अप्रोच होना कब खत्म होगा? जब इनकी वेलोसिटी सेम होगी, चाहे वो आमने सामने आए चाहे आगे पीछे आए। जब इनकी वेलोसिटी सेम हो जाएगी उस टाइम पर डिफॉर्मेशन खत्म हो जाएगा। तो ये प्रोसेस यहां से यहां तक हुआ, दिस इज कॉल्ड एज डिफॉर्मेशन प्रोसेस।
यहां से बॉडी डिफॉर्म हो रही है। हाँ बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल, हम पढ़ा भी तो यही रहे हैं भैया। आज ही तो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कोलिजन, और सबसे पहले यही पढ़ाया मैंने कि जब अप्रोच होगा तो क्या होगा, डिफॉर्मेशन। अब कोई ये सोचे कि सर बहुत रिजिड है, ऐसा है वैसा, चाहे कुछ भी हो जाए, बिना डिफॉर्मेशन के कोलिजन को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। इनिशियली जीरो नहीं था, देखो रिलेटिव है। कब, अगर अगर इनिशियल वी रिलेटिव जीरो है अगर टुवर्ड्स, तो फिर अप्रोच ही नहीं हुआ ना, और अप्रोच नहीं हुआ तो कोलिजन का कोई मतलब नहीं है। कोलिजन कब होगा, जब इनमें अप्रोच, आधे में ही डाउट आना शुरू हो गए। हाँ हाँ हाँ, नॉर्मल की वजह से। अभी करने दो, अभी आधा काम हुआ है, अभी रिबाउंड भी कराते हैं। अभी आधा काम हुआ है, अभी क्या हुआ है, मैंने अभी नहीं कहा कि कोलिजन हैज बीन एंडेड, अभी मैंने नहीं कहा, मैंने कहा अभी क्या हो रहा है, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन की कंडीशन आ गई है। और वो कंडीशन कब होगी, जब इनकी वेलोसिटी लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग सेम हो जाएगी। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है, ये बॉडीज इलास्टिक है, कैसी है, चलो इलास्टिक से पहले ये सोचते हैं, कितने लोगों को दिख रहा है कि यहां से यहां तक कुछ काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो गया है, हुआ है। और वो जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस है ना, वो इसके इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में जा रहा है। तो कोई आपसे ये पूछे कि टोटल एनर्जी, तो आप बोल सकते हो कि टोटल एनर्जी कंजर्व है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। टोटल एनर्जी का जो कुछ पार्ट काइनेटिक एनर्जी से निकल के कहाँ चला गया, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में। यस और नो? अच्छा, कितने लोगों को दिख रहा है इस कंडीशन में वीसीएम सेम है? क्या सेम है? क्योंकि इंटरनल फोर्स है तो वीसीएम सेम है, तो सेंटर ऑफ मास मोमेंटम तो आप कंजर्व कर ही रहे हैं। लेकिन आपको एक चीज क्या दिखाई दे रही है कि यहां पर इनिशियली देखो कुछ काइनेटिक एनर्जी थी सी फ्रेम में, हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर। देखो, भूले तो नहीं हो, इन दोनों बॉडी के सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी है हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर। कितने लोगों को दिखती है यहाँ खत्म? तो इस समय तक मैक्सिमम लॉस जितना हो सकता था हो चुका, क्योंकि हाफ एम टोटल इंटू वीसीएम स्क्वायर तो चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि वीसीएम में कोई चेंज नहीं है। लेकिन आप देखो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में इनिशियली ये सिस्टम कुछ काइनेटिक एनर्जी रखता था, लेकिन अभी इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी। तो आपको ये बात समझ में आ रही है कि यहां से यहां तक काइनेटिक एनर्जी लॉस चल रहा है, और यहां तक मैक्सिमम लॉस हो चुका है। कोई आपसे पूछे कि इसमें काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम लॉस कितना, तो आप यहां वाली काइनेटिक एनर्जी में से इसको माइनस कर देना। या फिर आपके पास एक और मेथड है, यहां पर सी फ्रेम में जितनी काइनेटिक एनर्जी है वो यहां तक आते आते पूरी लॉस हो गई है। कितने लोगों को दिख रहा है यहाँ सी फ्रेम में रुका हुआ है दोनों, क्योंकि इन दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो ये वीसीएम के बराबर ही है। समझ गए? तो यहाँ सी फ्रेम में दोनों रुके हुए हैं, तो यहाँ पर जितनी एनर्जी थी वो सारी की सारी यहाँ तक आते आते लॉस हो गई। यस और नो? अब मैं क्या कर रहा हूं, जब ये लॉस हो गई है तो आपको दिख रहा है मैक्सिमम डिफॉर्मेशन तक जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी से निकल के डिफॉर्मेशन की एनर्जी में जा रही है। तो वैसे अगर हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो घटती जा रही है और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है, और यहां तक मैक्सिमम एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो चुका। अब पता है इसके बाद क्या होगा, कि जैसे ये दोनों बॉडीज हैं, ये ऐसे टकरा रहे थे, ये बहुत तेजी से हो गया इवेंट जो मैं आपको समझा रहा हूं। तो जैसे ये टकराए तो यहाँ पर क्या हुआ, इनमें डिफॉर्मेशन आया। अब बताइए, यहाँ पर डिफॉर्मेशन आ गया, लेकिन बॉडी जो है इलास्टिक बिहेवियर में है। किस बिहेवियर में? इलास्टिक बिहेवियर, मतलब वो अपना शेप को वापस, तो वो रिगेन करेंगे, तो ये एक दूसरे को फिर फोर्स लगाएंगे क्या? जैसे ऐसे देखो, ये चिपका हुआ है, ये ऐसे एक दूसरे को खुलेंगे वापस ऐसे, तो ये एक दूसरे पे फिर क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। तो आगे का जो प्रोसेस है ना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं उसको? रिफॉर्मेशन। और रिफॉर्मेशन तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों में से कोई भी रिफॉर्म हो रहा है। जो भी रिफॉर्म हो रहा है तब तक रिफॉर्मेशन चल रहा है। मतलब रिफॉर्मेशन खत्म तब होगा जब रिफॉर्मेशन होना बंद हो जाए। तो मान लीजिए कि यहां तक जितना भी रिफॉर्मेशन होना था हो चुका। मुझे नहीं पता कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है, मैं उसको डायग्राम में शो नहीं कर रहा हूं,
जितना रिफॉर्मेशन होना था हो गया। इसके बाद आपको लगता है कि जैसे ही रिफॉर्मेशन शुरू हुआ था इसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी और इसकी थोड़ी कम। इसकी कम होने का मतलब है कि इस पे आगे फोर्स लगेगा और इस पे पीछे। तो क्या आपको लगता है इसके बाद सेपरेशन शुरू हो रहा था? तो जैसे ही रिफॉर्मेशन एंड हो जाएगा, क्योंकि ड्यूरिंग रिफॉर्मेशन ये इतना फास्ट है कि इनके बीच में फोर्स लगता रहेगा और उसके बाद फिर ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। तो इधर मैंने कहा है इसकी वेलोसिटी कुछ v2 है और इसकी वेलोसिटी कुछ v1 है। तो ये v1 और ये v2 और इसके करस्पॉन्डिंग यहां पर सेपरेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो कोलिजन में क्या होता है? कोलिजन के पहले अप्रोच होता है, कोलिजन के बाद सेपरेशन होता है। सेपरेशन आपको यहां से दिख रहा होगा। देखो इस पे तो फोर्स लगेगा आगे ही, लेकिन इस पे फोर्स लगेगा पीछे। तो ये तो आगे ही वेलोसिटी गेन करेगा, लेकिन इसका ऐसा हो सकता है कि या तो इसकी वेलोसिटी आगे ही रहे तो कम रहेगी, और अगर इसकी वेलोसिटी पलट गई इंपल्स की वजह से तो ये पीछे भी हो सकता है। लेकिन अल्टीमेटली इनके बीच में अब यहां पर क्या स्टार्ट हो जाएगा? सेपरेशन। तो देखो कोलिजन के पहले वो अप्रोच करेंगे और अप्रोच करते वक्त अगर उनके वेलोसिटी में डिफरेंस है तभी तो वो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग क्या कर रहे हैं? अप्रोच कर रहे हैं। और वो अप्रोच में बिना डिफॉर्मेशन के वो अप्रोच होगा ही नहीं, और ये डिफॉर्मेशन तब तक चलता रहेगा जब तक अप्रोच बंद नहीं हो जाता। और अप्रोच कब बंद होता है? जब इनकी वेलोसिटी सेम अलोंग द नॉर्मल या अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन वो सेम ना हो जाए। याद रखना सेम डायरेक्शन भी बोल रहा हूं मैं, वेलोसिटी क्या बोल रहा हूं? जब तक इनकी वेलोसिटी सेम नहीं है, चाहे वो ऐसे आ रहे हो चाहे वो ऐसे जा रहे हो, जब तक इनकी वेलोसिटी लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग सेम नहीं होती तब तक ये दोनों बॉडीज क्या करेंगी? डिफॉर्म करती रहेंगी और अप्रोच चलता रहेगा। इस टाइम पे अप्रोच खत्म हुआ है, इसके बाद सेपरेशन शुरू होता है, और जब तक दोनों बॉडीज फाइनली जब तक ये अपने आप को रिफॉर्म कर रही हैं तब तक ये रिफॉर्म होते रहता है। तो ध्यान से देखना, इधर से इधर काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा था, यहां तक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो चुका है। इसके बाद क्या ये काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट वापस लौट रहा है? काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट वापस लौट रहा है, यस और नो? लेकिन ऐसा हो सकता है कि कुछ डिफॉर्मेशन सस्टेन कर जाए, और ऐसा हो सकता है कि सारा का सारा जो डिफॉर्मेशन है वो वापस रिफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाए। तो देखो जब भी कोई कोलिजन स्टार्ट होता है तो अप्रोच से शुरू होगा, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन तक आएगा, उसके बाद वो कितना रिफॉर्म हुए हैं उसके बिहाफ पर आपके कोलिजन 3 टाइप के होते हैं। किसके बिहाफ पे? रिफॉर्मेशन के बिहाफ पे आपका कोलिजन कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। देखिए एक डाउट आया है कि सर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रिजिड बॉडी। नहीं, देखिए मैं कह रहा हूं रिजिड बॉडी है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में जाओगे तो कोई भी चीज रिजिड होती ही नहीं है। वो बात अलग है कि हम लोग क्या मानते हैं चीजों को, जैसे कोई स्टील की बॉल है तो हमारे लिए रिजिड है, लेकिन आप उसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में जाओगे तो क्या होगी? वो भी डिफॉर्म होगी, और कोलिजन को बिना डिफॉर्मेशन के एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। तो हम कोई सा भी कोलिजन होगा हम डिफॉर्मेशन की बात करेंगे। एक स्टूडेंट ने कहा है कि सर सेपरेशन पे वेलोसिटी जो है वो डायरेक्शन पीछे होनी चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सेपरेशन का मतलब आगे वाला तेज भागे तब भी सेपरेशन हो सकता है, और पीछे वाला रिवर्स हो जाए तब भी सेपरेशन होगा। तो सेपरेशन के भी 2 टाइप है। और जो एक पॉइंट है कि सर हाँ ये तो होगा, और मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पे वेलोसिटी सेम क्यों हो जाती है? देखो इसको ऐसे बोलो कि वेलोसिटी सेम क्यों हो जाती, नहीं, जब तक वेलोसिटी सेम नहीं होगी तब तक डिफॉर्मेशन होता रहेगा। अब वेलोसिटी सेम हो गई है ना, इसको ज्यादा रास्ता चाहिए ना इसको कम रास्ता चाहिए, अब कोई कंडीशन है ही नहीं। अब ये वापस रिफॉर्म होंगे, और रिफॉर्म डेफिनेटली बॉडीज की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेंगे कि वो कितना रिफॉर्म होंगे। पहली बात समझ में आ रही है? तो कोलिजन प्रोसेस को अगर आप इन बिटवीन चेक करते हैं तो आपके पास 2 तरीके के प्रोसेस से मिलके कोलिजन होता है, एक डिफॉर्मेशन एंड सेकंड वन इज
रिफॉर्मेशन। अभी लिखो मत, ये सब दिमाग में लिखने वाली चीजें। इक्वेशन तो दो ही है। कोलिजन में हो क्या रहा है, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन तक आए, यहां तक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो चुका है, इसके बाद वापस काइनेटिक एनर्जी वापस मोशन में आ रही है, यस और नो। लेकिन अब ये कितना आएगी, ये बॉडी की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेगा, उस कोलिजन पे डिपेंड करेगा कि वो कितनी एनर्जी वापस आ पाई और कितनी नहीं आ पाई। तो रिफॉर्मेशन के बिहाफ पर आपके पास जो कोलिजन है वो तीन टाइप का होता है। सबसे पहली बात अगर हम बात करें कि अगर जितनी एनर्जी गई डिफॉर्मेशन में वो पूरी तरह से वापस आ जाए, तो दैट कोलिजन इज इलास्टिक कोलिजन। अभी लिखो मत, इलास्टिक कोलिजन है, इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ऑफ द सिस्टम इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। मैंने आपसे कहा था ना, हम इंपल्सिव इवेंट में जनरली काइनेटिक एनर्जी कंजर्व की बात नहीं करते हैं, लेकिन इलास्टिक कोलिजन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जितनी एनर्जी डिफॉर्मेशन में जाती है वो वापस आ जाती है। तो इलास्टिक कोलिजन में ये बॉडीज कंप्लीटली रिफॉर्म हो जाती है। तो हम क्या कहेंगे, इलास्टिक कोलिजन में क्या हुआ, कंप्लीट रिफॉर्म। एनर्जी मत बोलो, काइनेटिक एनर्जी बोलो, एनर्जी तो कंजर्व है ही, काइनेटिक पोटेंशियल में जा रही है, फिर पोटेंशियल काइनेटिक में आ रही है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल फाइनल सेम हो जाएगा। दूसरा कोलिजन है आपका इन इलास्टिक, ध्यान से समझना, इन इलास्टिक कोलिजन, इन दोनों के बीच में कोई स्पेस नहीं आना चाहिए, इन इलास्टिक। तो इन इलास्टिक में पता है क्या होगा, जैसे ये डिफॉर्म हुई ना, तो इसमें से कुछ पार्ट तो रिफॉर्म हो जाएगा और कुछ पार्ट रिफॉर्म नहीं हो पाएगा। तो रिफॉर्मेशन भी पूरा पूरा नहीं होगा और डिफॉर्मेशन भी पूरा नहीं पड़ा रहेगा, कुछ पार्ट रिफॉर्म हो जाएगा और कुछ पार्ट डिफॉर्मेशन में पड़ा रहेगा। तो हम कह सकते हैं सम रिफॉर्मेशन होगा एंड सम डिफॉर्मेशन। ये कहां तक बात कर रहे हैं हम, एकदम लास्ट स्टेज पे आके, इनिशियल से फाइनल, कुछ डिफॉर्मेशन रह ही जाएगा, किस केस में, इनइलास्टिक कोलिजन। तो ये जो इनइलास्टिक कोलिजन है, इसमें कंफर्म होता है कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल विल बी लेस देन काइनेटिक एनर्जी, हो गई लॉस एनर्जी। और अगर हम कहें कि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, कौन सा, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, तो हम कहेंगे नो रिफॉर्मेशन, नो, बताओ कहां पे बंद कर दें, जहां पे डिफॉर्मेशन, नो रिफॉर्मेशन। इधर देखो, ये वो कंडीशन है, यहीं पे छोड़ दो। ये कौन सा कोलिजन हुआ, इन परफेक्टली इन इलास्टिक। अच्छा याद रखना, इलास्टिक के आगे कुछ भी परफेक्टली लगाने की जरूरत, इलास्टिक कोलिजन ऐसा है जिसमें काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, मतलब फाइनली सारी एनर्जी डिफॉर्मेशन से वापस रिफॉर्मेशन में आ जाएगी। अगर थोड़ी रिफॉर्मेशन में आए और थोड़ी ना आए तो इन इलास्टिक, और बिल्कुल भी ना आए तो कितने लोगों को ये बात समझ में आती कि कोई भी कोलिजन का टाइप हो इन तीनों में से, यहां तक तो बात होगी ही होगी, क्योंकि कोलिजन का टाइप यहां तक तो इसके बाद डिफाइन होता है, यहां तक की कंडीशन तो ऑटोमेटिक चलती है, उसके बाद वो बॉडीज कितना रिफॉर्म होंगी उसके बिहाफ पर आपका कोलिजन डिसाइड होगा कि वो कोलिजन इलास्टिक है, इन इलास्टिक है या परफेक्टली इन इलास्टिक। बात मेरी समझ में आई, यहां पर मैक्सिमम डिफॉर्मेशन है, यहां तक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का लॉस है, इसके बाद वो लॉस ऑफ एनर्जी वापस लौट रही है हमारे पास, अगर पूरी आ गई तो इलास्टिक, बिल्कुल भी नहीं आई तो परफेक्टली इन इलास्टिक, और थोड़ी वापस आ गई और थोड़ी नहीं आई तो इन इलास्टिक। तो बेसिकली इन इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक, इन दोनों केस में आप कह सकते हो कि योर फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी लेस देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सिर्फ किस में कंजर्व रहेगा, इलास्टिक कोलिजन में फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और परफेक्टली इनइलास्टिक में भी फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल से कम ही रहेगी।
तो किस बिहाफ पर हमने कोलिजन को 3 टाइप का कर दिया? ऑन द बिहाफ ऑफ रिफॉर्मेशन, इलास्टिक, इनइलास्टिक एंड परफेक्टली इन। ठीक है। अब पता है ये जो आप कोलिजन देख रहे हो, इस कोलिजन में अगर आपके पास इक्वेशंस की बात की जाए तो आपके पास 2 इक्वेशन है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। जनरल अगर किसी क्वेश्चन में हम देंगे तो हम सोचेंगे फिर वहां पे, लेकिन इन जनरल कोलिजन्स कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो क्या हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं? तो एक तो आपके पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो, तो वो हमें अलग से बताने की जरूरत नहीं है। तो हम एक तो बात कर रहे हैं कौन सा? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इधर देखो, लेकिन जब आप काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो सिर्फ किस में ये कंजर्व रहती है? इलास्टिक में, बिफोर एंड आफ्टर, और इन बिटवीन हर तरफ हर समय पर इसका मोमेंटम कंजर्व है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल से फाइनल में सिर्फ इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व है और किसी में कंजर्व। तो कोलिजन के लिए या तो ये पता लगाया जाए कि भाई कितनी एनर्जी का लॉस हो गया है, तो हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस लिख के ये पता कर लें कि उसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस कितना है। बात समझ में? तो ऐसा हम लोग करते नहीं है, क्योंकि न्यूटन ने हमें पता है एक क्या कहते हैं, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन बोलते हैं हम उसको। न्यूटन ने हमें एक कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, एक रेशियो बताया है, और वो रेशियो जो है उस कोलिजन के टाइप पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? और उसको हम एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं। जैसे पहले मैं आपको इक्वेशन बताता हूं, न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन। न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन क्या कहता है? इसने कोलिजन के लिए कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन डिफाइन किया। क्या डिफाइन किया? कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? ई। ये एक रेशियो है। किस चीज का रेशियो है? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन along line of collision upon velocity of approach along, पूरा लिखना, पहली बार तो पूरा ही लिखो तुम लोग। तो velocity of approach along लाइन ऑफ कोलिजन। मतलब सिंपल सी बात यह है कि ये एक क्वांटिटी है। किस चीज का रेशियो दिख रहा है आपको? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसका रेशियो हमें न्यूटन ने बता दिया। हालांकि ये कैसे पता होता है? जब हम कोलिजन हो जाता है तब हमें एक्सपेरिमेंट से पता करना पड़ता है कि ये ई कितना था, ये ई कितना था। तो जैसे कि हमसे कहा गया कि भाई वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग लाइन ऑफ कोलिजन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग लाइन ऑफ कोलिजन, इस रेशियो को हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो इसकी जो वैल्यू होती है ना, ई की वैल्यू, अगर हम इसको यहां पर मैथमेटिकली शो करना चाहें, मुझे बताइए यहां पर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यहां पर होगा क्या? सेपरेशन की वेलोसिटी क्या लिखूं बताओ? v2 माइनस v1। कितने लोगों को ये बात दिख रही है कि सेपरेट होने के लिए इस तरह से अगर चलता है तो v2 v1 से बड़ा होना चाहिए, और उधर देखो अप्रोच होने के लिए u1 माइनस u2। तो देखिए ई जो होगा आपका v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। याद रखना, ये देखना पड़ता है। ये सेपरेशन की वेलोसिटी है। सेपरेशन के लिए इसको इससे तेज भागना होगा तभी सेपरेट होगा, और अप्रोच होने के लिए इससे इसको ज्यादा होना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में देखेंगे कि कैसे अप्रोच हो रहा है या कैसे सेपरेशन हो रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग लाइन ऑफ कोलिजन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग लाइन ऑफ कोलिजन। अगर आपके पास ई हो तब आप ये बता सकते हो। एक तो आपके पास इक्वेशन हो गया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, तो आपके पास v1 u2 v1 v2 u1 u2 में एक रिलेशन वहां से आएगा, एक यहां से आएगा। आपके u1 u2 पता है, आपको v1 v2 निकालना है। तो अगर आपको e की वैल्यू पता हो
तो आप कैलकुलेशन में इन्वॉल्व हो सकते हो। हालांकि प्रैक्टिकली ये ई हमें कब पता चलेगा, जब हम कोलिजन परफॉर्म कर चुके होंगे। समझ में आई बात। अब इधर देखिए, ये जो ई होता है इसकी वैल्यूज क्या क्या होती हैं। ई इक्वल टू 1 आता है फॉर इलास्टिक कोलिजन। किस कोलिजन के लिए? इलास्टिक कोलिजन के लिए ई इक्वल टू 1 होता है। ई इक्वल टू 0 होता है फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक आपको दिख भी रहा होगा। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन यहीं खत्म हो जाएगा, तो सेपरेशन की कोई वेलोसिटी होगी ही नहीं, तो वो होगा 0। तो ई की वैल्यू 0। और जो थर्ड है इन इलास्टिक, उसमें ई की वैल्यू 1 से बड़ी और 1 से छोटी और 0 से बड़ी होगी। मतलब 0 से 1 के बीच में अगर ई है तो कौन सा कोलिजन है? इन इलास्टिक। तो ई आपका हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करता है। एग्जैक्टली 0 फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक, एग्जैक्टली 1 फॉर इलास्टिक कोलिजन, एंड 0 से 1 के बीच में फॉर इन इलास्टिक कोलिजन। इतना समझ में आया? तो क्वेश्चंस आपको कोलिजन का ई बताएंगे। तो ई बताने का मतलब है कि सिंपल वे में आपको ये रेशो बताया जाएगा। और अगर आपके पास ये रेशो है तो आप क्या कर सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की हेल्प से v1 v2 ई से u1 माइनस u2 मल्टीप्लाई कर लो। अगर आपको u1 u2 पता है तो आप v1 v2 निकालने के लिए आपके पास दो इक्वेशन है। एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और दूसरा ई का एक्सप्रेशन। इन दोनों को यूज करके हम कोलिजन के बाद इनकी कितनी वेलोसिटी है ये एस्टिमेट कर सकते हैं। बात समझ में आया? ये ई जो है ये एक्सपेरिमेंट से ही कैलकुलेट होगा। एनर्जी से पता लगाते हैं कि भाई किस तरह से कितनी एनर्जी का लॉस हुआ है, कितना नहीं हुआ है, इन सबको देखते हुए ई डिफाइन किया जाता है। क्लियर है क्या? u1 माइनस u2 इसलिए किया, टेक्निकली यहाँ अप्रोच होने के लिए क्या जरूरी है, इस तरह से अगर अप्रोच होता है तो आप मुझे बताइए अप्रोच के लिए ये जो है इसके रेस्पेक्ट में पास आना है, तो इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी अगर हम देखें तो ये u2 रिवर्स करके इसमें ऐड कर दो, तो ये u1 माइनस u2 से पास आएगा। तो पास आने वाला है, तो याद रखना ये भी एक मैग्नीट्यूड है और ये भी एक मैग्नीट्यूड है। ये दोनों, ये सेपरेशन के लिए और ये अप्रोच के लिए। नाम है बेटा, इट इज द रेशो। आप मेरे से पूछोगे व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो मैं बोलूंगा इस रेशो को क्या बोलते हैं हम। नाम है, उसकी डेफिनेशन ये सामने लिखी हुई है। इट इज द रेशो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग लाइन ऑफ कोलिजन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। किसकी? बिल्कुल सिस्टम की। काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की लिखी जा रही है, बिल्कुल। हाँ, एक की कम हो सकती है, दूसरे की बढ़ सकती है। इलास्टिक कोलिजन में सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बिफोर आफ्टर सेम है, लेकिन इसके अलावा किसी भी कोलिजन में बिफोर एनर्जी काइनेटिक ज्यादा है और आफ्टर काइनेटिक एनर्जी कम है। हाँ, कॉमन नॉर्मल के फोर्स की वजह से रिफॉर्मेशन हो रहा है, वो वापस आपस में खुलने की वजह से। जैसे मान लो, इधर देखो, मान लो मैं इसके साथ ऐसे यहाँ पे खड़ा हूं, ठीक है, और मान लीजिए मेरे अंदर डिफॉर्मेशन आ गया। अब मैं वापस रिफॉर्म होना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा इसको रिफॉर्म करने के लिए। तो जैसे इस तरह से मेरे अंदर डिफॉर्मेशन आ चुका है, मैं इससे कनेक्टेड हूं। अब जैसे ही डिफॉर्मेशन होना बंद हुआ तो बॉडीज इलास्टिक बिहेवियर की वजह से क्या करेंगी, रिफॉर्म होंगे। ये अपने आप को वापस शेप रिगेन करना चाह रहा है, तो फिर ये एक दूसरे को इस तरह से कनेक्ट करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे और फिर बाद में सेपरेशन होगा। कोलिजन में ये 100% है कि जब कोलिजन होने वाला होगा तो अप्रोच होगा और कोलिजन के बाद सेपरेशन होगा। अगर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है तो फिर कोलिजन यहीं पर एंड हो जाएगा, तो यहां कोई सेपरेशन नहीं होगा। अदरवाइज इलास्टिक हो चाहे इन इलास्टिक, सेपरेशन होगा। परफेक्टली इन इलास्टिक में उनकी वेलोसिटीज बराबर हो जाएंगी, किसके अलोंग, लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग। किसकी? मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पे क्या होगी, नहीं जीरो नहीं होगी। देखो है इनके पास हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ m2 v स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी है। कुछ पार्ट जो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में था
वो चला गया। हाँ, थ्रू आउट करो, मोमेंटम कंजर्वेशन में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये देखो आपके सामने रेशियो लिखा हुआ है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का रेशियो ई के बराबर है, और ई कभी भी आपका 1 से बड़ा नहीं है। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, जब ऐसे जनरल कोलिजन होगा तो अप्रोच की वेलोसिटी और सेपरेशन, तो सेपरेशन और अप्रोच का रेशियो ई होता है, और इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है। और कोई कुछ पूछ रहा था? दोनों की 0 हो जाए? कैसे होगी दोनों की 0? एक ही कंडीशन है, देखो अगर दोनों की वेलोसिटी आप 0 करना चाहते हैं कोलिजन के बाद, तो एक कंडीशन है कि वो आते हुए उनका मोमेंटम सेम रहा हो मैग्नीट्यूड में, है ना, और फाइनली परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो, तभी रुक सकता है। और इसके अलावा अगर इलास्टिक है और इनइलास्टिक है तो फिर क्या होगा, उनमें सेपरेशन आएगा ही। आप एक बात याद रखो कि कोलिजन कुछ भी हो जाए, कोलिजन कुछ भी हो जाए, कोलिजन में आपका जो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो वीसीएम सेम रहेगा, इसीलिए हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अच्छा, आप लोग जेई पढ़ रहे हैं तो आगे क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं आपके सामने कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा तो हम मोमेंटम कंजर्व नहीं करेंगे। तो मोमेंटम कंजर्व होगा वैसे जनरली तो हर जगह होगा अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो, और कोई एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट है तो हम मोमेंटम कंजर्व नहीं करेंगे। और ई का एक्सप्रेशन क्वेश्चन आपको बताएगा तो ये हमेशा एप्लीकेबल होगा, क्योंकि ये किस चीज का रेशियो है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इतना समझ में आया? क्लियर? सेम रिफॉर्मेशन से सम है बेटा, सम रिफॉर्मेशन एंड सम डिफॉर्मेशन। अब फास्ट लिख लो, कुछ नहीं है, सिंपल है, 2 इक्वेशन से क्वेश्चन सॉल्व करना है। लेकिन आप ये बात समझ चुके हो कि कब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी और कब। अच्छा याद रखना, कोई अगर आपसे टोटल एनर्जी के बारे में बात करे तो हमें पता है कि वो कंजर्व है क्योंकि वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो ई है ना, ये यहां से आ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, अरे बात नहीं, काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है, वो डिफॉर्मेशन में चली गई, अगर वो वापस आ गई तो इलास्टिक कोलिजन, बिल्कुल भी नहीं आई तो परफेक्टली, और थोड़ी आ गई और थोड़ी नहीं आई तो इनइलास्टिक कोलिजन। और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने आपको ई बता दिया है। अच्छा इधर देखो, अगर आप लोग ध्यान से सुनोगे तब तो मैं बताऊंगा। देखो कितने लोगों को ये बात समझ में आती है कि इस कंडीशन में वीसीएम सेम है, तो यहां पर विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास काइनेटिक एनर्जी कुछ थी, क्या वो यहां पर विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास 0 हो गई और यहां पर कुछ वापस आ गई? अगर आपका कोलिजन इलास्टिक है तो पूरा आ गया, इन इलास्टिक है तो थोड़ा आया थोड़ा नहीं आया, परफेक्टली इन इलास्टिक में कुछ भी। अच्छा इस टर्म को थोड़ा ध्यान से देखो, कितने लोगों को दिखता है कि अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं इस एक्सप्रेशन का, तो ई स्क्वायर इक्वल टू V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर अपॉन U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर है क्या? अच्छा ऊपर भी मैं हाफ इंटू म्यू से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और नीचे भी हाफ इंटू म्यू से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। कितने लोगों को दिखता है कि ये सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में फाइनल काइनेटिक एनर्जी और ये सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों का रेशियो ई स्क्वायर के बराबर है। किसके बराबर है? ई स्क्वायर। अगर मैं इसको पहले स्क्वायर कर दूं तो ये वी रिलेटिव फाइनल है, ये वी रिलेटिव इनिशियल है, और ऊपर में 1/2 म्यू और 1/2 म्यू से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी और ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इसका रेशियो है, और ये किसके बराबर है? ई स्क्वायर के बराबर। तो ये जो ई है ना, बेसिकली एनर्जी लॉसेस से ही एस्टिमेट किया जाता है। और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ये सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में फाइनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में उसका रूट निकाला गया है, उसको ई कहा जाता है।
सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फिर सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, उन दोनों का रेशो लेके उसका रूट निकाला गया है, तब जाके आपको ये ई मिल जाएगा। बात समझे कि नहीं? हालांकि इतना बैकग्राउंड जानने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करके भी समझ सकते हो इस चीज को। क्लियर और नॉट? तो कोई खास बात नहीं है कोलिजन में, आपको कुछ भी अलग से कुछ भी नहीं करना है, आपको कोलिजन करवाना है बस, ठीक है। अच्छा, अब ये जो कोलिजन है ना, इस कोलिजन को हेड ऑन कोलिजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेड ऑन का मतलब क्या होता है कि इनिशियली वो एक लाइन के अलोंग चल रहे थे और फाइनली भी वो उसी लाइन के अलोंग रहेंगे। तो ये वन डायमेंशनल कोलिजन का पार्ट है। कैसा? वन डायमेंशनल कोलिजन, एक ही लाइन के अलोंग है। और वो एक ही लाइन के अलोंग पता है क्यों पॉसिबल हो पाया? आपको पता है क्या कि इंपल्स जो आएगा वो लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग आएगा। तो इंपल्स तो आएगा लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग, और इनकी इनिशियल वेलोसिटीज भी लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग ही है, तो क्या फाइनल भी इसी के अलोंग ही आएगी? तो आपका जो पार्टिकल है वो इनिशियली और फाइनली इसी लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग ही वेलोसिटीज रखेंगे। यस और नो? सही बात है? सही बात है ना? लेकिन एक बात तो, इनमें से अगर कोई एक पार्टिकल की वेलोसिटी लाइन ऑफ इंपैक्ट से किसी एंगल पे होती, तो क्या आपको यह बात समझ में आता है कि कम से कम उस पार्टिकल की अगर हम बात करें तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी किसी एंगल पे है और इंपल्स उस पे लग रहा है किस डायरेक्शन में? अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन। फिर उससे डिसाइड होगा कि उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो याद रखना, वो जो कोलिजन है उसमें पार्टिकल्स एक ही लाइन के अलोंग नहीं चल रहे हैं, क्योंकि एक पार्टिकल लाइन ऑफ इंपैक्ट से किसी एंगल पे है। यस और नो? तो अगर आपके पार्टिकल्स इनिशियली लाइन ऑफ इंपैक्ट से किसी एंगल पे आ रहे हो, जैसे आप लोग कैरम खेलते हो, जब कट मारते हो तो स्ट्राइकर ऐसे जाता है और वो साइड से कट मार के निकल जाता है। तो जब डायरेक्ट मारते हो तो हेड ऑन कोलिजन है, सीधा, और थोड़ा सा कट मारते हो तो वो क्या है? हेड ऑन। तो ऐसे मारते हो, ये यहीं पड़ा है सीधा, तो आपको पता तो नहीं था, लेकिन आप लोग हेड ऑन कोलिजन कराना जानते हो, सीधा मारते हो ऐसे। तो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग ही अगर इनिशियल वेलोसिटीज है तो कैसा कोलिजन? लेकिन मान लीजिए ये है और आपने ऐसे मारा यूं, तो जैसे जब ये इससे टच करेगा तो ये यहां कहीं टच करेगा, तो इसकी वेलोसिटी इधर है, लाइन ऑफ इंपैक्ट ये है। तो अगर किसी की भी वेलोसिटी लाइन ऑफ इंपैक्ट से किसी एंगल पे हो बिफोर कोलिजन, तो वो कोलिजन आपका ऑब्लिक कोलिजन होता है। कैसा कोलिजन होता है? ऑब्लिक। तो हेड ऑन और ऑब्लिक में क्या फर्क है? ये सब मैं लिखवाऊंगा नहीं। हेड ऑन में क्या होता है, उनकी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन ही होनी चाहिए। अगर किसी भी एक की वेलोसिटी लाइन ऑफ इंपैक्ट से किसी एंगल पे आ गई तो वो कोलिजन ऑब्लिक कोलिजन होगा। आपको पता है ये जो मैंने लिखा हुआ है, मैं यहीं के यहीं आपको ऑब्लिक कोलिजन भी खत्म कर सकता हूं पढ़ा के। कैसे पता है? ऑब्लिक में क्या होगा, कितने लोगों को ये बात समझ में आती है कि अगर ऑब्लिक कोलिजन है तो जब ये दोनों बॉडीज एक दूसरे से कनेक्ट हो रही होंगी तो अप्रोच तो होना जरूरी है। तो कोलिजन प्रोसेस तो किसके अलोंग डिफाइन होगा? अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन। भाई वो ऐसे आके कोलाइड होगा, फिर इंटरनल फोर्स एन लगेगा और उसके हिसाब से सारे चेंजेस हो जाएंगे। तो कोलिजन प्रोसेस तो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग ही क्या है, पूरा डिफाइन होगा। लेकिन अगर इनके पास इनिशियल वेलोसिटी किसी एंगल पे हो तो वहां पर जब ये कनेक्ट होंगे तो ये स्लिपिंग भी करेंगे, स्लिप भी करेंगे वहां पे, क्योंकि इनके पास वेलोसिटी सिर्फ लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग ही नहीं है, उसके परपेंडिकुलर भी, तो वहां पे स्लिपिंग होगी। तो एक बात बताइए, अगर मैं बॉडीज स्मूथ दे दूं तो उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? स्लिपिंग से? स्लिपिंग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम पता है क्या करेंगे ऑब्लिक कोलिजन में, जब बॉडीज आपको स्मूथ दी जाएंगी, मैक्सिमम टाइम आपको स्मूथ ही दी जाएंगी, तो जब वो दो बॉडीज स्मूथ होंगी और वो कोलिजन ऑब्लिक होगा तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सारे ये जो डायग्राम दिख रहा है ये लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग करना है। किसके अलोंग? और लाइन ऑफ इंपैक्ट के परपेंडिकुलर आप बॉडीज की वेलोसिटी को सेम रखते चलोगे। क्या करोगे? लाइन ऑफ इंपैक्ट के परपेंडिकुलर उनकी वेलोसिटीज सेम रहेंगी, सिर्फ लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग चेंज होगी, क्योंकि कोलिजन का फोर्स तो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग है
और मैंने फ्रिक्शन से डिनाई कर दिया। फ्रिक्शन होता तभी तो इनके टेंजेंशियल डायरेक्शन में कुछ चेंज आता, तो टेंजेंशियल में कोई वेरिएशन, मतलब सिंपल मीनिंग कि अगर ऑब्लिक कोलिजन है तो आप उनकी वेलोसिटीज को रिजॉल्व करें किस डायरेक्शन में, अलोंग एलओसी एंड परपेंडिकुलर टू एलओसी। परपेंडिकुलर सेम रखते जाएंगे और अलोंग एलओसी को चेंज करते जाएंगे। तो अलोंग एलओसी यही डायग्राम है। अभी पता है अगर मैं इसको यहां पर इसको एक वेलोसिटी दे दूं u3, इसका एक कंपोनेंट, इसका एक कंपोनेंट u4, ये अभी ऑब्लिक बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? ऑब्लिक। और ऑब्लिक बनने के बाद भी मैं ये वाली जो वेलोसिटी है ना, फिर मैं यहाँ पर u1 और u4 जो मैंने बोला u3 u4 वो एज इट इज रखता चला जाऊंगा और लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग कोलिजन का प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये जो एक्सप्रेशन देख रहे हो, इन एक्सप्रेशन में हमने पहले ही उस बात का ध्यान रखा हुआ है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच किसके अलोंग, तो कोलिजन किसी भी टाइप का हो, आपको कुछ नहीं करना है, एक तो कंजर्व करना है मोमेंटम और क्या करना है, ई का एक्सप्रेशन लिखना है किसके लिए, अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन। कोलिजन अगर हेड ऑन है तब तो वो नेट वेलोसिटीज बोल सकते हैं, अगर कोलिजन हेड ऑन नहीं है तो वो सारी वेलोसिटीज लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग कंपोनेंट्स होंगी और उसके परपेंडिकुलर को हम एज इट इज रखते हुए आगे बढ़ेंगे। बात समझ गए? तो क्या सबको ये बात क्लियर है कि अगर हम ये कहें कि कोलिजन किसी भी टाइप का हो, कोलिजन प्रोसेस लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग डिफाइन होता है। तो पहले मैं उसको हेड ऑन की तरह समझा रहा था। किसकी तरह? हेड ऑन कब होगा? जब इनिशियल वेलोसिटी लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग ही होनी चाहिए, और अगर इनिशियल वेलोसिटी का किसी एक का भी कंपोनेंट अगर लाइन ऑफ इंपैक्ट से किसी एंगल पे चला गया तो वो कोलिजन ऑब्लिक बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? और ऑब्लिक में कोई खास बात नहीं है, आप वहां पे नेट वेलोसिटी ना बोल के आप उनके कंपोनेंट्स बना दो, किधर, अलोंग एंड परपेंडिकुलर, और ये दोनों इक्वेशंस जो हैं वो वैलिड रहेंगी। बात समझे कि नहीं? मोमेंटम कंजर्व तब रहेगा जब कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, और अगर एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो हम क्या कहेंगे, अगर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो मोमेंटम कंजर्व, तो हमें क्वेश्चन में ई दिया जाएगा तो हम उस ई एक्सप्रेशन को यूज कर लेंगे। यस और नो? तो थोड़ा सा यहाँ पे ये तो नोट कर चुके हो ना आप लोग, तो आपको एक चीज और नोट करनी है कि कोलिजन हेड ऑन कब होता है। ये एलओसी है ना, इधर देखो, इनिशियल वेलोसिटीज अलोंग एलओसी ओनली। कैसा कोलिजन? हेड ऑन कोलिजन, बिल्कुल आमने सामने टकरा जाएंगे दोनों, ठीक है। और ऑब्लिक में क्या होगा? एटलीस्ट वन। तो इधर देखिए, सबसे पहले आपको क्या ढूंढना होगा? लाइन ऑफ कोलिजन। लाइन ऑफ कोलिजन कैसे ढूंढते हैं? कहां पर टच कर रहे हैं, जहां पे टच करेंगे वहीं से आपको क्या मिल जाएगा, एक लाइन ऑफ कोलिजन। अगर एटलीस्ट वन पार्टिकल हैव द वेलोसिटी एट सम एंगल to the line of collision, that collision is under, मतलब that collision is oblique. At least one body must have velocity at some angle to line of collision, at some angle to line of collision. The collision is oblique. कोलिजन कैसा है? ऑब्लिक है। ओके, ई का एक्सप्रेशन हमेशा किसके अलोंग लिखा जाता है? तो याद रखना थोड़ी देर के लिए, ये v1 v2 को नेट वेलोसिटी मत बोलना, दीज आर दी कंपोनेंट्स अलोंग लाइन ऑफ कोलिजन। कुछ भी हो सकती है, चाहे वो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग भी हो सकती है
और एंगल पे भी हो सकती है। कम से कम एक बॉडी मुझे कैसी चाहिए, लाइन ऑफ इम्पैक्ट से किसी एंगल पे। और कोलिजन होने के लिए ये बात तो आप जानते हो कि अप्रोच होना जरूरी है, तो अप्रोच तो हो रहा होगा तभी हम उस कोलिजन की बात कर रहे हैं। तो कोलिजन प्रोसेस जो है, अभी उधर ही कैमरा, तो कोलिजन प्रोसेस जो है वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग ही एक्सप्लेन होता है और सारे चेंजेस उसके अलोंग करने में। क्लियर है सबको? तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब आप ऑब्लिक और हेड ऑन सारे क्वेश्चन कर सकते हो। सिर्फ दो इक्वेशन है, एक तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और दूसरा ई। और याद रखना लाइन ऑफ इम्पैक्ट देखना आना चाहिए, ठीक है? नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया? तो एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास एक 2m मास है, ओके? और एक ये m है, ये रेस्ट पर है और ये इधर आ रहा है v नॉट वेलोसिटी से, ठीक है? लिख तो लिया था ना सबने? सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करोगे? एलओसी। कितने लोगों को दिख रहा है कि ये सामने से आके यहीं टच करेगा? तो इसीलिए मैं आपको पहले से हिंट कर दे रहा हूं कि भाई यही क्या बनने वाला है, एलओसी। तो आपको देख के समझ में आ रहा है कि हेड ऑन कोलिजन है। क्वेश्चन जब तक आपको ना बताए कि वो ऑब्लिक है और क्वेश्चन कह रहा है एक बॉडी पड़ी है दूसरी बॉडी हिट कर रही है, तो अपनी तरफ से आप उसको हेड ऑन, मतलब अपनी तरफ से ऑब्लिक मत बना देना। आप उसको क्या मान के चलना, पहले हेड ऑन, और बाकी क्वेश्चन देख के हम सॉल्व करते हैं कि क्या रहेगा। तो हमने कहा कि कोलिजन जो है, द collision is of coefficient of restitution, coefficient of restitution E equals to half, ठीक है? कैसा कोलिजन है? इनइलास्टिक। इनइलास्टिक, E equals to half दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, फाइंड आउट their velocities, find out their velocities after the collision, find out their velocities after the collision and loss of kinetic energy and loss of kinetic energy, ठीक है? इधर देखिए कोलिजन क्या है, उसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E। क्या यही एलओसी है? एलओसी का मतलब होता है फोर्सेस इसी लाइन के अलोंग आएंगी। तो बताइए ये हेड ऑन हो गया, तो इनकी फाइनल वेलोसिटीज भी कैसे होंगी, इसी के अलोंग। अगर ऑब्लिक होती तो इधर उधर जा सकते थे ये, लेकिन अभी ये रेस्ट पे है, तो इस पे ये फोर्स लगाए तो इसकी वेलोसिटी तो इधर ही होगी। तो मैंने मान लिया है इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी। ये मेरा 2m है। इधर देखो एजम्पशन आपकी चॉइस है, आप कैसे भी मान सकते हो। तो मैंने इसको क्या माना, इसको मैंने v2 मान लिया, इसको v1। आप चाहो तो इसको पीछे भी मान सकते हो, ठीक है?
इधर क्या कहते हैं, ये वी नॉट से आ रहा है और ये रेस्ट पे है, तो सबसे पहले क्या अप्लाई करें, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करते हैं। इधर देखो 2m वी नॉट प्लस 0 इक्वल टू 2m v1 प्लस m v2। तो वन रिलेशन इज योर व्हाट, 2v1 प्लस v2 इक्वल्स टू 2v0। एक मिनट, ये समझ में आया? इक्वेशन 1 क्या लिखा हमने, वेलोसिटी ऑफ इनिशियल और फाइनल आपने दिखा रखा है और मोमेंटम कंजर्व कर दिया। कितना आ रहा है, 2v1 प्लस v2 इक्वल्स टू 2v0। अगला एक्सप्रेशन E का, E क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन along line of collision upon velocity of approach along। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, अब मैं हमेशा ऐसे ही लिखूंगा। तो E इक्वल टू कितना, हाफ। एक मिनट, ये जो हम लिख रहे हैं ना, पहले मैं ये चाहता हूं आप लोग अप्रोच और सेपरेशन के हिसाब से इस रेशो को लिखना सीखें, और जो लोग नहीं सीख पाएंगे फिर हम उसको दूसरा तरीका बताएंगे। पहले बताओ यहाँ ऊपर क्या आएगा, क्या v1 माइनस v2 होगा, क्योंकि आपको पता है सेपरेट तभी होंगे जब ये तेज भागे, तो ये इधर v2 माइनस v1। अच्छा मान लो आपने एजम्पशन लिया होता इस v1 को पीछे, तो आप लिखते v2 प्लस v1। अगर आप v2 इधर मानते v1 इधर मानते तो सेपरेशन की वैल्यू होती v2 प्लस v1। समझ में आई बात? ठीक है, अब आपको अप्रोच कराना है, आपको अप्रोच दिख रहा होगा, ये रुका हुआ है v नॉट माइनस 0, तो ये अप्रोच है। याद रखना ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू है और ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू है। अब जैसे अगर किसी को ये दिक्कत आए ना इसको लिखने में, तो मैं उसके लिए एक ऑल्टरनेटिव तरीका बता रहा हूँ, वो फिर इतनी लंबी कहानी ना लिखे, उसको ये ध्यान रहे कि मुझे लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग लिखना है, तो वो फॉर्मूला ऐसे लिखे, माइनस ऑफ v2 माइनस v1 अपॉन u2 माइनस u1। मैंने क्या किया, इस फॉर्मूले में से माइनस निकाल लिया ताकि आपको यहां पर चेंजेस ना करना पड़े, तो आपके दिमाग में 2 और 1 रहे। तो जैसे आपने इसको 2 बोल दिया तो v2 ये है तो u2 ये होगा, v1 ये है तो, लेकिन इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए आपको कुछ प्लस माइनस मानना पड़ेगा। तो जो लोग नहीं देख पाएंगे उनके लिए सोचो टिपिकल हो रहा है। वैसे तो क्या क्या मानना है, एक तो डायरेक्शन माननी है। अब आपको ऑप्शन है v2 माइनस v1 अपॉन, तो E इक्वल टू E है, हाफ है, माइनस ऑफ, बताइए v2 प्लस v2 माइनस ऑफ v1। अब 2 ये था तो मेरा u2 ये होगा, u2 विल बी 0 माइनस v0। कितने लोगों को दिखा कि सर इक्वेशन तो वही है, ये माइनस इससे क्लब हो जाएगा। तो अगर किसी को इस तरह से देखने में दिक्कत आ रही हो, वो क्या फॉर्मूला अप्लाई करे, ये मैं आपको दोनों तरह से सिखा दूंगा कैसे करना है। इसको लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी डायरेक्शन को प्लस, और अपने मन में सोच लो किसको 2 बोलोगे और किसको 1। तो v2 माइनस v1 अपॉन u2 माइनस v1, बाहर माइनस रहेगा तो उससे करो। और अगर आपको अप्रोच दिखता है तो अप्रोच दो ही तरह से होगी, या तो ऐसे या पीछे वाला तेज आएगा, और सेपरेशन भी दो ही तरह से होगी, या तो आगे वाला तेज जाएगा या दोनों उल्टा जाएंगे। समझ में आई बात? तो अप्रोच सेपरेशन भी देखना कोई टफ टास्क नहीं है, कोई खास बात नहीं है, अदरवाइज आप ये फॉर्मूला लगाएं। तो मेरे पास दूसरा एक्सप्रेशन कितना है, v2 माइनस v1 इक्वल्स टू v0 बाय 2, यही ना, माइनस है, v2 माइनस v1 इक्वल्स टू v0 बाय 2। यहां से सॉल्व करने पे v2 v1 कितना आ रहा है, v2 v2 पक्का। देखो अब अलग अलग आंसर, एक मिनट रुको मैं कर लेता हूं, बिल्कुल टेंशन मत लो। इक्वेशन 1 माइनस 2 कर रहा हूं मैं, इक्वेशन 1 माइनस 2 करने पे, इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस करने पे आ रहा है मेरा v2 कट जाएगा 3v1, 3v1 इक्वल टू दिस माइनस दिस, कितना आएगा ये 3
वी नॉट बाई टू। तो V1 कितना, V1 है V नॉट बाई टू, तो V1 तो है V नॉट बाई टू, और V1 अगर V नॉट बाई टू है तो V2 कितना है, V2, क्या दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, कैसे पता चला, फाइनली मेरा एजम्पशन जैसा था, दोनों की वेलोसिटी भी, और आप देख भी सकते हो, देखो यहाँ सेपरेशन में ये जा रहा है कितने से, V नॉट से, ये जा रहा है V नॉट बाई टू से, तो ये दोनों सेपरेट हो रहे हैं V नॉट बाई टू से, और अप्रोच कर रहे थे V नॉट से, और उसका रेशियो 1/2 है। यस और नो, इसको नोट कर लीजिए। जल्दी नोट करो थोड़ा। नोट कर लिया? व्हाट इज द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी? इधर देखो, मैं लिखूंगा पहले डेल्टा के, चलो पहले नोट कर लो इतना, पहले इतना नोट कर लो, कोई खास बात नहीं, सिंपल दो इक्वेशन लिखी है हमने। कोलिजन प्रोसेस इज डिफाइंड अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। म्यू वाले से भी कर सकते हैं, सिंपल, मैं तो पूरे सिंपल वाले ही लिखूंगा, ठीक है, हर बार म्यू नहीं लगाना चाहिए। ये आ गए देखो, म्यू से कुछ लोगों को दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैं हर बार म्यू नहीं यूज करूंगा। लगा सकते हैं, वैसे मैंने सिखा दिया है आपको कैसे करते हैं। ऑफ सीएम तो चेंज होगा ही नहीं, तो विद रिस्पेक्ट टू सीएम ही चेंजेस आएंगे। तो इधर देखिए, मुझे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी चाहिए, नोट कर लिया सबने? तो आपके पास V1 V2 दोनों आ गए, याद रखना एज पर एजम्पशन आपके पास प्लस आ रहा है, मतलब जैसे आपने माना है वैसे ही है। अगर मान लो इनमें से कोई वैल्यू नेगेटिव आ रही होती है, उसका मतलब कि वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अब इधर देखिए, मुझे लॉस चाहिए, तो मैं पहले निकाल लेता हूं डेल्टा के। तो डेल्टा के इज योर काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस, और फाइनल वैल्यू कितनी है, देखो हाफ 2m इंटू V1 स्क्वायर प्लस हाफ m इंटू V2 स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ 2m तो आ रहा है कितने से, V नॉट से, और पहला वाला रेस्ट पे है, V1 V2 की वैल्यू है। चलो मैं यहीं पे एक मिनट रुक जाओ, एक बार लिख लेते हैं, एक क्वेश्चन तो कर ही लेना कम से कम। 1/2m, V1 कितना, V नॉट बाई टू होल स्क्वायर प्लस m, V2 कितना, V नॉट का माइनस हाफ 2m V नॉट स्क्वायर। तो ये वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, जरा बताओ कितनी आ रही है, नेगेटिव आएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो फाइनल कम है और इनिशियल ज्यादा है, तो डेल्टा के नेगेटिव आएगा, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है, एंड लॉस विल बी द मॉड ऑफ डेल्टा के। कितना आ रहा है इसको देखो, माइनस m V नॉट स्क्वायर बाई 4 एक आंसर आया है, कि आगे मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। तो व्हाट इज द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, हाउ मच लॉस, mod of delta k, and that is m V नॉट स्क्वायर बाई 4, ये आ जाएगा। कोई इसको निकालने के लिए ऐसा भी कर सकता था, क्योंकि ऑफ सीएम काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो विद रिस्पेक्ट टू सीएम फाइनल एनर्जी, विद रिस्पेक्ट टू सीएम इनिशियल, जो डिफरेंस है वही लॉस है, क्योंकि ऑफ सीएम में कोई चेंज, ये देखना सीखे कि नहीं, ऑफ सीएम में चेंज नहीं हो रहा है। ऑफ सीएम क्या होता है, हाफ m टोटल इंटू VCM स्क्वायर, और मोमेंटम कंजर्वेशन ये बताता है कि VCM में कोई चेंज नहीं है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है हर बार आप उसको यूज करें, वहां स्प्रिंग मास में थोड़ा काम आता है, इसलिए हमने यूज किया था। ऐसे करो आप, इतना समझ में आया क्या? चलिए अब देखो, ये जो कोलिजन हो गया इसमें और क्या क्या हम पूछ सकते हैं, एक तो मैंने फाइनल वेलोसिटी पूछा,
ठीक है, एक मैंने क्या पूछ लिया, लॉस, ये तो जनरल बातें हो गई। अगर वो इन बिटवीन आपसे कुछ जानना चाहता है तो इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन लिखिए, फाइंड आउट, इसी क्वेश्चन का पार्ट है, एबीसी कुछ भी कर लेना आप, ठीक है। इसी क्वेश्चन का पार्ट है, फाइंड आउट their common velocity along line of collision. Find out their common velocity along line of collision. क्या निकालने के लिए कह रहा है वो? कॉमन वेलोसिटी कह रहा है, वो कब आती है, जब वो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पे होते हैं। तो आप इनकी लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग वेलोसिटी मानिए सेम, वेलोसिटी मानो सेम, और मोमेंटम कंजर्व करके v निकाल लो कि उनकी कॉमन वेलोसिटी कितनी है, 2v0/3। कंफर्म? तो देखिए कॉमन वेलोसिटी का मतलब क्या है, इस कंडीशन पे मैक्सिमम डिफॉर्मेशन ऐसा था, इस कंडीशन पे इसकी वेलोसिटी भी v, और तो क्या कंजर्व कर दें, नहीं मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी तो लॉस हो रही है बेटा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, 2mv0 इक्वल्स टू 2mv प्लस mv, v इक्वल्स टू 2, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो एप्लीकेबल रहेगा ही। ओके अच्छा देखो इस क्वेश्चन में क्या हुआ है कि एनर्जी जो है वो डिफॉर्मेशन में गई थी, बट उसमें से पूरी पूरी वापस नहीं आई, कुछ रह गई। लेकिन मान लो मैं क्वेश्चन में ये पूछूं कि फाइंड आउट द मैक्सिमम एनर्जी इन डिफॉर्मेशन, तो डिफॉर्मेशन में एट मैक्स कितनी एनर्जी गई थी, तो क्या आपको लगता है कि यहां से यहां तक आने में मैक्सिमम चली गई थी, यस और नो? इसके बाद वो बात अलग है कि वापस आ भी गई थी। तो अगर कभी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि किसी कोलिजन के दौरान मैक्सिमम डिफॉर्मेशन एनर्जी कितनी थी, वो मैं आपसे इलास्टिक में भी पूछ सकता हूं। आपको पता है इलास्टिक में वापस सारी एनर्जी आ जाएगी, लेकिन मैं फिर भी तो पूछ सकता हूं कि मैक्सिमम डिफॉर्मेशन में कितनी एनर्जी गई थी, क्योंकि आपको पता है कि कोलिजन में यहां से लेके ये वाली इवेंट तो आए गई। तो नीचे अगला क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन ड्यूरिंग कोलिजन। फाइंड आउट मैक्सिमम एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन ड्यूरिंग कोलिजन। मैक्सिमम एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन ड्यूरिंग कोलिजन, क्या करूं बताओ तो? ये देखो इस एनर्जी में से, देखो इस जगह में से यहां तक जो एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है वही, तो मैक्सिमम एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन, maximum energy of deformation how much, initial kinetic energy minus kinetic energy at max deformation। अरे समझ में आया? initial kinetic energy is your half 2m v naught square minus half m plus 2m into कितनी वेलोसिटी, 2v0/3 का होल स्क्वायर। क्या कहते हो? दिस इज द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन। यही होगा, यहां तक मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हुआ है, इसके बाद रिफॉर्म लेकिन होने लग गई है। यहां तक नोट कर लो। तो एक लाइन और बोलता हूं, जो भी है कैलकुलेशन कर लेना, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। कैलकुलेशन तो सही होना ही चाहिए, उसका तो कोई ऑल्टरनेट नहीं है। कैलकुलेशन तो गलत हम कर ही नहीं सकते, हम तो कॉन्सेप्ट पे सही होने की बात कर रहे हैं। अच्छा एक और चीज है, नोट कर लिया हो तो बोल रहा हूं,
नहीं तो डिफॉर्मेशन में तो गई है ना, लॉस्ट इन काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी तो लॉस है भाई। आप बोल दो चलो डिफॉर्मेशन में कितनी लॉस्ट हो गई, तो वो भी यही चीज है, यस और नो। ये डिफॉर्मेशन के पास चली गई है, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, लॉस्ट इन डिफॉर्मेशन भी बोल सकते हो, या इन डिफॉर्मेशन भी बोल सकते हो, एक ही बात है। अच्छा एक बात बताइए, इस क्वेश्चन में दो चीजें हैं। इस क्वेश्चन में मैंने एक तो लाइन पूछा मैक्सिमम एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन कितना, और मैं ये पूछता कि बताइए इस कोलिजन में कितनी डिफॉर्मेशन में एनर्जी है। तो आपको पता है कोलिजन होने के बाद भी तो है डिफॉर्मेशन में एनर्जी, यस और नो, क्योंकि कोलिजन होने के बाद भी तो इतना लॉस है। ये कहाँ है, या आप ये बोल सकते हो डिफॉर्मेशन में है ये, हाँ या ना। तो ये एनर्जी इन मैक्सिमम एनर्जी किसमें है, ये डिफॉर्मेशन में। और अभी जो आपने निकाला था -mv0²/4, ये लॉस हो गई है। तो अगर मैं आपसे इस कोलिजन में ये पूछता कि ये दोनों कोलाइड हुए और एनर्जी इन डिफॉर्मेशन कितना है, तो आप ये बताते, ये बताते। लेकिन मैं बोला मैक्सिमम एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन कितना हो सकता है, वो ये था, हो सकता है, ये हुआ नहीं है, ये तो वापस आ गया ना, इसमें से कुछ पार्ट आ गया, और परमानेंट लॉस में ये वाला पार्ट गया है, यस और नो, समझ में आई बात। चलो इस क्वेश्चन में, एक मिनट, तुम लोग इतने मतलब घबराया मत करो, फिजिक्स जो है बहुत सिंपल सब्जेक्ट है ना। मतलब हम लोग उसको क्या है ना, बुकिश बना के घबराने लगते हैं। हम लोग सोचते हैं कुछ इक्वेशन में चल रहा है, सारा खेल दिमाग में चलता है। भाई एक बात बताओ, इस कोलिजन में कुछ परमानेंट लॉस है क्या, है, E1/2 था, कुछ लॉस हुआ था, वो उसमें से कुछ वापस आया, कुछ नहीं आया ना, तो परमानेंट लॉस है कि नहीं। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछता कि फाइंड आउट द एनर्जी इन डिफॉर्मेशन, तो आपको पता है कोलिजन के बाद कुछ एनर्जी डिफॉर्मेशन में रह गई, वापस नहीं आई, कौन सी एनर्जी है, ये है। थोड़ी बात को समझना सीखो। आपके पास 100 रुपए थे, आप 100 रुपए खर्च कर सकते हो, लेकिन आपने किए 10 रुपए ही खर्च। तो दो बातें बोल रहा हूं मैं, ये तो क्या चीज है, इतनी एनर्जी डिफॉर्मेशन में गई थी लेकिन वापस आ गई, लेकिन परमानेंट में कितनी रह गई। तो अगर इस कोलिजन के लिए मैं आपसे पूछूं कि कितनी एनर्जी का लॉस हुआ या कितनी एनर्जी डिफॉर्मेशन में गई, तो वो ये है, ये वैल्यू है कितनी एनर्जी गई। लेकिन ये चीज जो है ये एक्चुअल में गई थी लेकिन वापस, तभी तो क्वेश्चन पूछ भी कैसे रहा है, फाइंड आउट द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन। ये थी, इतनी गई थी, लेकिन इसमें से फिर वापस लौट के आई है, और ये परमानेंट में ये रह गई वहीं पे, ये लौट के नहीं आई। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तुम लोग फिर वही पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे हो। नेगेटिव इसलिए नहीं है क्योंकि इनिशियल से फाइनल को माइनस किया है, आप फाइनल से इनिशियल को कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। मॉड है ना यहाँ पे, इधर मैंने किससे किसको माइनस किया है। अब तो आपको दिखने लगा होगा पहले ज्यादा है बाद में कम है, कहाँ गया, माइनस कर दो सीधा। अब आप फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो नेगेटिव दिखेगा, इनिशियल माइनस फाइनल करोगे तो प्लस दिखेगा। चलिए इसी क्वेश्चन का पार्ट वो ये बता रहा है, एक्चुअली ये एक क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं कि कब कब क्या क्या पूछा जा सकता है। अब इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, लिखिए फाइंड आउट, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, फाइंड आउट द इम्पल्स ऑफ इम्पैक्ट, फाइंड आउट द इम्पल्स ऑफ इम्पैक्ट। इम्पैक्ट हुआ नहीं है, कोलिजन जो है उसको इम्पैक्ट भी बोलते हैं। फाइंड आउट द इम्पल्स ऑफ इम्पैक्ट। अब देखो ये क्या पूछ रहा है, एक मिनट, मैं बहुत अलग अलग क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको समझ में रहे कि कब क्या करना है रिवाइज करते वक्त। इधर देखिए इम्पैक्ट हो गया, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पहले दो क्वेश्चन करने पड़ेंगे जहां आपको इम्पैक्ट के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी चाहिए। बताइए इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी आई थी, v0/2। वैसे ये सब अब बताने वाली चीज नहीं है, इम्पल्स पढ़ा के आ रहा हूं मैं अभी। मुझे बताइए, मैंने पूछा इम्पल्स ऑफ इम्पैक्ट, तो आपको पता है वो है तो इंटरनल, तो सिस्टम के लिए तो वो 0 है, लेकिन इंडिविजुअल बॉडीज के लिए एक्सटर्नल है। तो आपको पता है जितना एक बॉडी पे लगा है,
उतना ही दूसरी बॉडी पे लगा है। इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। इसलिए सिस्टम पे तो जीरो है, लेकिन इंडिविजुअल बॉडीज पे इम्पल्स है। तो वो आपसे इंडिविजुअल बॉडी पे कितना इम्पल्स है वो पूछ रहा है। डेफिनेटली एक पे राइट लगा है तो दूसरे पे लेफ्ट लगा है। अब आप किसी एक पे भी कैलकुलेट कर लो, तो आपके पास चॉइस है, लेकिन मैं आपको दोनों पे करके दिखाता हूं। मान लीजिए पहले मैं ऑन एम बात करता हूं, तो क्या आपको लगता है एम वॉज एट रेस्ट? एम वॉज एट रेस्ट। इस पर एक इम्पल्स लगा, ये लीजिए इम्पल्स, जिसको आप एनडीटी बोल सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसने इसको किस वेलोसिटी पे पहुंचा दिया? ये वी नॉट पे पहुंचा दिया। तो व्हाट इज दिस इम्पल्स? तो योर रिलेशन इज इम्पल्स इज इक्वल टू पी फाइनल। फिजिक्स में भूलना अलाउड? फिजिक्स मतलब ऐसा सब्जेक्ट क्यों है? आप देख रहे हो, आप पहले चैप्टर से पढ़ रहे हो, वो बंद होता नहीं है, दूसरा चैप्टर चालू होता है। मतलब एक चैप्टर बंद नहीं होता है, दूसरा चैप्टर चालू होता है। एनएलएम काइनेमेटिक्स खत्म हुआ, काइनेमेटिक्स खत्म हुआ तो एनएलएम में काइनेमेटिक्स पूरी आ रही है। फिर पीछे गए वर्क पावर में, तो एनएलएम काइनेमेटिक्स चाहिए। सर्कुलर में आए वर्क पावर सब चाहिए। सेंटर ऑफ मास में आए, आगे रोटेशन में जाओगे सेंटर ऑफ मास भी चाहिए। तो ये लिंकेज है पूरा, इसलिए फिजिक्स जो है एक एक जगह पे कॉन्सेप्ट है। तो इधर देखिए, इम्पल्स इक्वल्स टू पी फाइनल माइनस, इसको लिखने के लिए मैंने आपको समझाया है, प्लस माइनस मान लेना। इम्पल्स कितना? एनडीटी। एनडीटी मैंने राइट वर्ड प्लस में लिया। व्हाट इज द फाइनल मोमेंटम? एम इंटू वी नॉट। वैसे मैं आपको बता दूं, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। व्हाट इज द इम्पल्स ऑफ इम्पैक्ट? दिस इज एम वी नॉट। इतना इम्पल्स, इस इम्पल्स ने एक के मोमेंटम में भी चेंज किया और दूसरे के मोमेंटम में भी चेंज किया, और सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व, जीरो नहीं, सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व है। अच्छा, इस चीज को निकालने के लिए आप 2m को भी देख सकते थे। मैंने m को इसलिए देखा क्योंकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन पहली बार आप दोनों देखो, आपको एग्जाम में कुछ भी माइंड में आ सकता है। आप 2m से करना चाहो 2m से करिए। 2m की इधर वेलोसिटी कितनी? v नॉट, पहली इनिशियल। अच्छा, यहां पर क्या हुआ? इस पे एक इम्पैक्ट लगा, इम्पल्स लगा, कितना? एनडीटी। Finally, it acquires the velocity v naught by 2. I will write impulse equals to p final minus. I am taking right word as positive. एक मिनट, राइट वर्ड एज पॉजिटिव, तो मेरा इम्पल्स जो है माइनस एनडीटी है। इम्पल्स, क्योंकि मैंने राइट वर्ड प्लस माना। पी फाइनल 2m इंटू वी नॉट बाई 2, 2m इंटू वी नॉट बाई 2 माइनस ऑफ 2m इंटू वी नॉट। सिंप्लीफाई करें तो योर एन डी टी अगेन एम वी नॉट। यस और नो? याद रखना ये मैग्नीट्यूड है, एक पे आगे लगा है, दूसरे पे पीछे लगा है। तो दिस इज द इम्पल्स ऑफ इम्पैक्ट। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भाई इम्पैक्ट में कितना इम्पल्स था? क्या? बिल्कुल, एक्शन रिएक्शन पेयर है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। अगर एन सेम है तो एन डी टी भी सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। टोटल इम्पल्स भी जब बोलेंगे ना, तो भी एक ही बॉडी के कंसर्न आपको बताना पड़ेगा, वरना वो क्वेश्चन अगर ये बोलेगा सिस्टम पे कितना इम्पल्स है तो हम बोल देंगे जीरो। लेकिन उसने बोला इम्पल्स ऑफ इम्पैक्ट, तो ये अंडरस्टूड है कि वो जो कोलिजन में जो फोर्स आया था उसका इम्पल्स पूछ रहा है, और उसको निकालने के लिए किसी एक बॉडी को देखना पड़ेगा। यस और नो? अच्छा, इसमें मैं एक पॉइंट नहीं कराऊंगा, लेकिन उसको क्वेश्चन लिखो जरा। नहीं, लेकिन करा दूंगा मैं, कोई तुम लोग का भरोसा नहीं है। नहीं, अभी करेंगे, अभी टाइम है। देखो, नहीं, वो मैं आपको हिंट कर रहा हूं हालांकि, बट एक इक्वेशन लिखने में कुछ जा नहीं रहा है। अच्छा, मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूं, व्हाट इज द इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन? क्या करोगे? हाँ, देखा, अगर आप सुन रहे हो तो दिमाग लगा लोगे। मैंने पूछा इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन कितना,
तो डिफॉर्मेशन शुरू जहां हुआ था और डिफॉर्मेशन एंड जहां पे हुआ था, आपसे देखो है तो वो पूरा मोमेंट dt टाइम बहुत स्मॉल टाइम में चल रहा है, लेकिन आपसे सिर्फ हम उस टाइम की बात कर रहे हैं कि जितने देर तक डिफॉर्मेशन चल रहा था उस दौरान कितना इंपल्स है। तो फिर आपको क्या करना है, इनिशियल वेलोसिटी वाली कंडीशन से उस कंडीशन पे जाना है जब तक उनकी वेलोसिटी सेम हो जाती है। अच्छा अगर सुनो सुनो, अगर मैंने पूछा कि इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन, तो उनकी जो कॉमन वेलोसिटी आई थी उसके बाद फाइनल मोमेंट तक जो भी इंपल्स है, और याद रखना सिस्टम पे नहीं किसी भी एक पे निकाल लो, वो दोनों पे बराबर लगेगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन। तो ऐसे एक क्वेश्चन लिखो, इंपल्स ऑफ, फाइंड आउट द इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, फाइंड आउट द इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, इसी का पार्ट है। फाइंड आउट द इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। मैं डिफॉर्मेशन का निकाल देता हूं, रिफॉर्मेशन का आप निकालेंगे। इधर देखिए, ये आपका 2m था कितनी वेलोसिटी पे, और ये आपका रेस्ट पे था। कोलिजन होने के बाद 2m इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद v, और ये भी v। हम ये किस कंडीशन पे आ रहे हैं, मैक्स डिफॉर्मेशन तक। अगर आप ये बात समझ जाते हो तो क्वेश्चन आप खुद कर पाएंगे। क्या इनकी वेलोसिटी सेम है? तो डिफॉर्मेशन की हालत तो यही है ना, इसके बाद क्या शुरू हो जाएगा, मतलब ये इंपल्स ऑफ इंपैक्ट था पूरे इंपैक्ट का, इसमें रिफॉर्मेशन डिफॉर्मेशन दोनों है, लेकिन अभी मैंने अलग से पूछा किसका, डिफॉर्मेशन का। तो आपको पता है ये वेलोसिटीज कितनी आई थी, 2v0/3, और ये भी, चलो किसी भी एक को देख ले। तो मेरा जो ये m है उस पे इधर लगा था, आप चाहो तो उसको nd बोल दो डिफॉर्मेशन के लिए, nd dt। ऐसा कुछ सिंबल देना जरूरी नहीं है ना, आप डायरेक्ट कर सकते हो कि ये इंपल्स ने इसका चेंज इन मोमेंटम किया है, आप तो सीधा चेंज इन मोमेंटम निकालो, आपको दिख जाएगा वो कितना है। समझ में आ रहा है? बताइए इसका कितना चेंज इन मोमेंटम है, p फाइनल m इंटू वी माइनस इनिशियल 0, यही इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन है। क्या कहते हो? एंड इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन इज m इंटू 2v0/3। हाँ हाँ आ जाएगा रिफॉर्मेशन का, नहीं सेम नहीं था, डिफॉर्मेशन तक इतना था, टोटल कितना है देखो, mv0। नहीं नहीं सेम वे मत बोलो आप, नहीं इवन हम इंटरवल का टाइम वाइम भी कुछ डिसाइड, ये तो हमने सिंबल दिए, वरना आप आईडी लिखो, इसको क्या लिखो, आईडी, इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन, कोई खास बात नहीं। अच्छा एक बात बताओ, अभी डिफॉर्म हुआ, इसके बाद यहां से रिफॉर्मेशन कब तक, लास्ट मोमेंट तक, तो आप किसी भी एक पे इंपल्स लिख सकते हो। इवन आप देखोगे कि डिफॉर्मेशन का इंपल्स प्लस रिफॉर्मेशन का इंपल्स, वो टोटल इंपल्स ऑफ इंपैक्ट के बराबर आ जाएगा। लास्ट मोमेंट जहां कोलिजन खत्म हुआ बेटा, नहीं आप इस क्वेश्चन में, अरे एक मिनट बात नहीं यार, इतना सिखाने के बाद अपन ऐसे कैसे उलझ सकते हैं। आपने कहा लास्ट मोमेंट क्या था इस कोलिजन का, जब वो v1 v2 एक्वायर करके जा रहे हैं बाद में, दैट वाज द लास्ट मोमेंट, और तब तक ये सिस्टम रिफॉर्म होगा, तो डिफॉर्म होगा फिर रिफॉर्म होगा। समझ में आई बात? अच्छा ये क्वेश्चन जो है, अगर मैं इस पूरे पार्ट में सिर्फ E=1 दे दूं, तो आप इस क्वेश्चन में कहां कहां पे चेंजेस होंगे आपको दिख रहे हैं? एक तो E का एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, उससे v1 v2 बदल जाएंगे, v1 v2 अलग अलग आ जाएंगे, यस और नो। कोलिजन कैसा बन जाएगा, इलास्टिक, इलास्टिक बन जाएगा, ठीक है। अच्छा इलास्टिक कोलिजन बनने के बाद आप पूरी कैलकुलेशन कर सकते हो, बस उस कोलिजन में एट द एंड कोई काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा, बाकी मैक्सिमम एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन अभी भी हम पूछ सकते हैं, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में भी अगर बॉडी है तो भी एनर्जी डिफॉर्मेशन में गई है। समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम।
मतलब ये तुम इंतजार कर रहे थे कि सर खत्म करके घूमे और मैं तब पूछो। 4 बार नहीं बोला आपने, या तो आप इस तरह से बोले कि मुझे पता चले कि क्या चीज नहीं समझ में आई। MV-0 ये कौन है? ऑन एम। एम का फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल। इनिशियल ये किस पर था? रेस्ट। फाइनल वेलोसिटी v। अब याद रखना मैंने इसको छोड़ दिया है। अब आपके दिमाग में ये नहीं घूम, अरे सुनो मेरी बात सुनो यार। तो इस पे भी हम निकाल सकते हैं, इसका मैंने आपको एक एविडेंस दे दिया है, आप कहीं से भी निकालो। तो आप चाहो तो इन दोनों को देख के भी ये वैल्यू निकाल सकते थे। हाँ एक मिनट, देखो इसने पूछा सर डिफॉर्मेशन का इंपल्स की डायरेक्शन क्या होगी। एक मिनट, डिफॉर्मेशन की ना, रिफॉर्मेशन की भी वैसी ही होगी भाई। देखो फोर्स तो ऐसे ही लगेगा, तो फोर्स में इस पे तो आगे ही धक्का लगेगा और इस पे पीछे लगेगा, चाहे वो डिफॉर्मेशन का टाइम हो चाहे रिफॉर्मेशन का टाइम। हाँ सही है। हाँ और अलग अलग भी निकाल लो। टाइम हो गया क्या? चलो अभी इधर सुनो, नेक्स्ट क्लास के लिए मैं कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूं, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग करके लाएंगे। इधर देखो, एक बॉडी उसका मास m, ओके, इसकी वेलोसिटी इस तरफ है 5v0 और इसका मास भी m है, इसकी वेलोसिटी इधर v0 है। आपको बताना है देयर वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन if collision is elastic। करके लाओगे नेक्स्ट क्लास में? ये m 5v0 ठीक है। इनकी फाइनल वेलोसिटी निकालनी। कितने लोगों को दिख रहा है दिस कोलिजन इज हेड ऑन? क्योंकि मैंने ऐसे दिखाया कि आमने सामने आ रहे हैं और वही टच करेंगे और वही क्या बन जाएगा? कॉमन नॉर्मल। अगर मैं इन्हीं को ऐसे दिखा दूं ना, देखो ये और ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, ये हेड ऑन नहीं होगा, क्योंकि जैसे कनेक्ट होगा ऐसे बन जाएगा। ये रिपीट कौन बोल रहा है? इनका, इसका भी मास है, इसका भी मास है। फाइंड आउट देयर वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन इफ कोलिजन इज इलास्टिक। मेरी राइटिंग इतनी खराब तो नहीं है यार, है? चलो तो नेक्स्ट क्लास में ये करके लाना है। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज आएगी सामने आपके, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व होने के बाद इधर सुनो, इनकी वेलोसिटी को आप एनालाइज करना कि किसकी कितनी वेलोसिटी आई। एक मिनट सुनो, एक क्वेश्चन आया कि सर क्या डिफॉर्मेशन के बाद फाइंड आउट करना है, कब करना है? तो जब कुछ नहीं बोला होता है तो कोलिजन के, और बोला भी क्या है मैंने, फाइंड आउट देयर वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। कब खत्म होता है? जितना रिफॉर्मेशन होना है हो गया। तो यानी कोलिजन प्रोसेस खत्म करने के बाद मैं आपसे वेलोसिटी पूछ रहा हूं। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।